हाय। वास्तविक संख्या के 10 ऐसे सवाल जो तुम्हारे एग्जाम 2026 में फिर से पूछे जाने की संभावना है। मैं गारंटी लेता हूं इस वीडियो को देखने के बाद वास्तविक संख्या की एक भी ऐसी सवाल नहीं हो जो तुमसे नहीं बनेगी। और एक बात सुनो, आपको इन्हीं 10 सवालों की प्रैक्टिस बार बार करनी है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आपको आता है तो इन 10 सवालों को नोट कर लो और इन 10 सवालों की प्रैक्टिस जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता तब तक करते रहो, बेहिचक करो। एनसीईआरटी में भले कई सारे सवाल दी गई होंगी लेकिन आपको उन सवालों को नहीं करना है जो काम की नहीं है। यही सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के सवाल सभी सम्मिलित है। मैं सबकी अच्छे तरीके से हल करके दिखाऊंगा सबको। अगर आपको हल नहीं आता है, आपको समझना है, आप में थोड़ी सी चूक है, आप कुछ सवाल करते करते भूल जाते हो, क्यों ऐसा होता है? तो अगर उन प्रॉब्लम को दूर करना है तो मेरे साथ बनो, वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। कुछ सवाल मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे होमवर्क के लिए कि अगर तुमने मेरे से कुछ सीखा तो क्या तुमसे अपने आप से अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और अगर आपको आता ही है कोई दिक्कत नहीं है, तो इतने ही लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपने आप से सॉल्व करो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ सवाल समझाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। क्यों गलती करते हो, गलतियां कहाँ हो जाती हैं, बच्चे कहाँ मिस्टेक कर देते हैं, उसको जो नहीं करना चाहिए क्यों कर देते हैं, सर हर चीज समझाऊंगा। इवन कोई शब्द जो भूलते हो वो शब्द की बढ़िया तरीके से व्याख्या करूंगा। मेरा विश्वास करो, मुझे पता मैं नया हूं, तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, पर मेरा विश्वास करो। और एक चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो आपके सामने परोसी जा रही है। आपके सब्जेक्ट में मैथ में कुल 14 चैप्टर हैं। उन 14 चैप्टरों के ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, चैप्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। वे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने परोसूंगा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 6 बजे। हर शाम 6 बजे आपको वीडियो मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, वरना फिर शाम 6 बजे नोटिफिकेशन नहीं ऑन करते हो तो शाम 6 बजे जरूर आ जाना। या अपने आप से प्लेलिस्ट पर जाओ, आपको वहां पर क्लास 10th मैथ लिखा हुआ मिलेगा। पूरी पूरी की पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन को प्लेलिस्ट में से अरेंज फॉर्म में ऐसे तरीके अरेंज है, जाओ देखो, बढ़िया बकाया देखना। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसे कोई नहीं काट सकता, मतलब जिसे कोई नहीं काट सकता। उदाहरण के रूप में समझो 2। मैं तुमसे पूछूं क्या 2 को कोई काट सकता है, तो इसका आंसर है नहीं, 2 को कोई नहीं काट सकता। कैसे सर जी 1 काट सकता है? नहीं मेरे लाल, जिन संख्याओं को 1 काटता है वो भाज्य संख्या नहीं, ऐसा नहीं वो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या नहीं, नहीं। एक तो दुनिया का कोई नंबर है इसको ना काट सके, एक दुनिया में हर किसी को काट सकता है। तो बस एक बात है जिसको कोई नहीं कर सकता। आप कैसे 2 तो खुद से कर जाएगा, फिर वही बात, आपको इधर उधर बातें नहीं सोचनी है। न तो आपको खुद से सोचना है, न तो आपको 1 का सोचना है। मतलब कोई नंबर खुद से कटे तो उसको नहीं मानते, कोई नंबर 1 से कटे तो उसको नहीं मानते, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें कोई माइक लाल काट नहीं सकता, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो उनको काट दे। और एग्जाम्पल देखो, जब मैं कह 17, 17 कौन काट सकते हैं? 17 को नहीं काट सकता, खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, और कोई 1 काटने वाला नहीं, काटने वाला है। मतलब ये खुद ही अपने में एक किंग है, एक राजा है, मतलब इसको कोई खुद नष्ट कर सकता है, कोई और नष्ट नहीं कर सकता है। तो कहता है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नहीं करना है, इसी को गुणनखंडों के रूप में लिखना। गुणनखंड मतलब होता है गुणा के रूप में लिखना। जैसे अगर 156 तुम्हें दिया है तो अगर 156 कैसे लिखो, पहले खाला 156, यहाँ पर ऐसे करो, ये लिखो 2 7 14, 1 बचा 16 हो गया, और 2 16, फिर 2 से काटेंगे 2 78 है, ये तो 2 3 6, 2 9 18, फिर इससे काटेंगे 3 से काटेंगे 13 बढ़ जाएगा, और ये 13 जो है खुद से कटेगा 1 बढ़ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, क्या लिखेंगे बच्चा? 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। पर कभी कभी क्या होता है कि वो इस प्रकार से न लिख करके तुम्हें घात के रूप में लिख देगा। अभी एक सवाल घात वाली देखेंगे, इसी में घात वाली सवाल है, अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो ढूंढ लोगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 13, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 की घात 2, क्योंकि 2 गुणे तो 2 बार है। अगर ये 3 बार होते यहाँ 3 लिख देते, 4 बार होते 4 लिख देते। 2 घात 2 गुणे 3 गुणे 13, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। बेटा ये सवाल हो गया, तुम्हारे सवाल का हल हो गया। उम्मीद करता हूँ पहले सवाल बड़े समझ। अबे खाना कप्पा,
156 का गुणनखंड हो गया 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों घातों का योग ज्ञात कीजिए। एक बार इस वीडियो को रोको, इस सवाल को खुद से करने का, एक बार सोचो। मैं कह रहा हूँ प्लीज सोचो, मैं लाइव क्लास पढ़ाता हूँ, तुम्हें कहता करने के लिए, मैं वेट करता तुम्हारे कमेंट बॉक्स में इंतजार करते हो, कमेंट बॉक्स में तुम्हारे कमेंट का इंतजार करता, लेकिन क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको रोक के खुद से करने प्रयत्न करो। यही लर्निंग है। लर्निंग का तरीका ही होता है कि आप टीचर के साथ खुद सॉल्व करने का प्रयत्न करो, मतलब उस सवाल को पहले खुद करो, फिर टीचर पे देखो भी कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आई। इससे क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तुम्हें अपनी कमियां पता चलती है, तुम अपने आप को समझते हो, खुद को अंडरस्टैंड करते हो। तो 144 के बाद गुणनखंड, अगर हम 144 की बात करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे मिटा दें। 144 को क्या लिखेंगे हम, 144 को लिखो तो 144 करते हैं ये, और अब इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 से कटेगा ये 36 बार जाएगा, फिर 2 से कटेगा ये 18 बार जाएगा, फिर 2 से कटेगा ये 9 बार जाएगा, और फिर 3 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा स्वयं 1 बार। तो आप 144 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब कि 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 हो गया और गुणे 3 घात 2 हो गया, क्योंकि 3 2 बार है। सवाल पूछता है कि उनके गुणनखंडों की घातों का योग कितना, जो घात में जोड़ दो, घातों का योग में जोड़ होता है, तो यहाँ पर घात 4 है, यहाँ पर घात 2 है, तो 4 प्लस 2 आंसर कितना हो गया, 6, मतलब घातों का योग आ गया तुम्हारा, 4 प्लस 2 बराबर 6। कोई दिक्कत, घातों का योग पूछा मेरे लाल, घातों का योग, घातों का योग मतलब घात जो आई है उन घातों को जोड़ना। क्या इस सवाल को ऐसे कर सकते थे, यहीं से इसको हल कर छोड़ देते तो आंसर नहीं आता, तुम्हें इसको घातपुर में लिखना पड़ेगा। इसीलिए जो पहली सवाल थी मैंने तुम्हें समझाया कि घातपुर में लिखो, वो तुम्हारे सवाल का आंसर होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिया है HCF, दिया है HCF 252,594 का, 252,594 का HCF 18 है, तो कहता है एलसीएम ज्ञात कीजिए। 252,594 का HCF 18 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। याद करो दो संख्याओं का HCF और एलसीएम में क्या संबंध होता है। अगर तुम्हें ये चीज याद होगी, फॉर्मूला याद होगा, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, वरना अगर नहीं पता है मैं बता रहा हूं। दो संख्याओं का अगर तुम्हें HCF और एलसीएम में संबंध बताना है तो दो संख्याओं का ये संबंध होता है मेरे लाल, दो संख्याओं का HCF गुणे एलसीएम बराबर होता है A गुणे B। ए गुणे बी मतलब अगर हमने यहाँ पर दो संख्याओं को ए और बी माना है, ये मैं ऐसे कह सकता हूँ ए व बी, मैंने दो संख्या ले ली, एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी। जैसे यहाँ 252 हमने ए मान लिया और 594 हमने बी मान लिया, तो हल करो दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम बराबर ए गुणे बी। राजा ए व बी संख्याओं का एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी हो गया। तो दो संख्याओं का एचसीएफ इसने दिया तुम्हें, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी हो गया। अब मुझे एलसीएम याद करना है ना, तो मैं यहाँ से फॉर्मूला बना सकता हूँ एलसीएम बराबर ए गुणे बी बट्टे में एचसीएफ। अब कुछ मत करो, जो सवाल तुम्हें दी गई उस सवाल को यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दो, हो गया आंसर। ए का मान हमने यहाँ कितना माना है 252, और बी का मान कितना माना है 594, और सी एचसीएफ मान कितना दिया 18। अब देखो कोई 18 संख्या करती है क्या, 18 से संख्या करती है, 18 करना 18, 5 बच्चे 7 बचेगा, 18 चौक 72, ये बचा तुम्हारा 14 बार गया, 18 का नंबर 18, 18 चौक 72, तो आंसर है 14 गुणे 594। अब गुणा कर लो, तो 14 चौको 56 के 6 हासिल 5, और 14 9 ये 126, 126 में 5 जोड़ देंगे 131 का 1 हासिल 13 है ना, और 14 पंचे 70, 70 13 कितने हो जाएंगे 83, तो 8316 तुम्हारा आ गया एलसीएम, यानी कि लास्ट आ गया 8316। मुझे मैं गुणा सही कर रहा हूँ, 14 चौको 56 का 6 हासिल 5, 14 9 ये 126, 126 में 5 जोड़ देंगे 131 हो जाएगा, 131 के 1 हासिल 13, 14 पंचे 70, और 14 पंचे 70, 70 में 13 जोड़ 83 हो जाता है, तो 8316, 8316 तुम्हारा एलसीएम आ गया, तुम्हारे सवाल का आंसर होगा। यही पूछा था, क्या पूछा है कि दिया एचसीएफ 252,594 बराबर 18, तब एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात हो गया, बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही करना है।
नेक्स्ट सवाल, ये बच्चे रोते हैं, बच्चे रोते हैं, किस में रोते हैं? किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने बच्चे रोते हैं। आप सोचो मन से, अपरिमेय करते क्या होता है और परिमेय करते क्या होता है। अगर तुम्हें परिमेय और अपरिमेय का अंतर पता है तो सवाल हल हो जाएगी। अगर तुम्हें इसका अंतर नहीं पता, सवाल हल नहीं होंगे, है ना। अपरिमेय और परिमेय का तुम्हें अंतर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता दिक्कत है। तो क्लास 9 में तुमने, यानी कक्षा 9 में तुमने पढ़ा होगा परिमेय और परिमेय। परिमेय ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो, जिसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, उसे परिमेय कहते हैं। और जो एक समय बाद कट जाती हो, देखना बोलो कट जाए, रिपीट मतलब कि कट जाए, पूरी तरह उसको डिवाइड कर दिया जाए, वो परिमेय होती है। इसके बाद जो नंबर पता हो अप्रमेय। अप्रमेय का एक सीधा अर्थ है कि जिसका तुम रूट नहीं ज्ञात कर सकते। अगर रूट ज्ञात भी करते हो तो इतना लंबा रूट जाएगा कि वो कभी कटेगा ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि अनावर्त। बात समझे। तो रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, कैसे अपरिमेय संख्या? तो हम ये मानेंगे कि रूट दो एक परिमेय संख्या, जैसे बोल रहे करना है, ठीक है। तो मानेंगे रूट दो एक परिमेय संख्या। जब तुम रूट दो के परिमेय संख्या मानोगे तो जाहिर सी बात है रूट दो में परिमेय वाले गुण भी आने चाहिए। अगर रूट दो परिमेय वाले गुण आएगा तो ये भैया परिमेय संख्या है, और अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमने गलत चीज मान ली ना। ये कहने का अर्थ यही है कि तुम भैया आम को अमरूद बोल रहे हो, जाहिर सी बात है अगर आम को तुमने अमरूद बोला है तो उस आम में सारे अमरूद वाले गुण होने चाहिए। अगर आम में अमरूद वाले करेक्टर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कि हमने गलत माना था, वो अमरूद नहीं था, वो आम ही था। चलो समझते हैं। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है कि माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है, ऐसा मानेंगे लोग, हम लोग रूट दो एक परिमेय संख्या। एक बार देखो अंधेरा ज्यादा, ठीक है, साथ दिख रहा है, थोड़ा रेस्ट कीजिएगा। माने कि रूट दो एक परिमेय संख्या, अगर रूट दो एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का गुण होना चाहिए। अतः अतः रूट दो बराबर हमने मान लिया ए बटे बी। अब यहाँ पी बटे क्यों लिख सकते हो, कभी भी कुछ, ये देखो हर टीचर समझना तरीका है, कोई ए बटे बी लिखेगा, कोई पी बटे क्यू लिखेगा, कोई एम बटे एन लिखेगा, वो तो उसका काम है, वो उसका काम, हमारा काम नहीं है। हम यहाँ पर एक प्रमेय का यूज करेंगे, और वो प्रमेय कहता है कि यदि कोई संख्या किसी के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो संख्या उसको भी डिवाइड करेगी। एग्जाम्पल समझा, तो मान लेते हैं पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो पी अगर ए स्क्वायर डिवाइड करती है मेरे लाल, तो पी ए को भी डिवाइड करेगी। और यही नियम लगाएंगे सवाल को सॉल्व करने में, बस यही नियम लगाएंगे। अब पी ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या। यहां पर याद रखना है, जहां जहां ए व बी सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? सहभाज्य संख्या मतलब होता है कि अगर तुम उसका एचसीएफ ज्ञात करना चाहोगे, मासापा ज्ञात करना चाहोगे, तो उसका मासापा एक आएगा। जैसे क्या मैं समझाता हूँ, मैंने कहा कि 5 और 17, 5 और 17 का मासापा ज्ञात कीजिए, तो 5 और 17 का मासापा क्या होगा, एक ही आएगा। चेक करके देखो, तो 5 यही 15, 2 बचेंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, एक आएगा, 1 से 2 जाएगा 2 बार, कट्टा पुट्टा, जो आखिरी संख्या काट देती है वही तुम्हारा मासा हो जाता है, मासापा यानी कि एचसीएफ हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो 5 और 17 का मासापा एक होगा। तो ऐसे नंबर जिसका मासापा एक होता है उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर रूट दो बराबर ए बटे बी, अगर ए और बी का कोई भी मासा मतलब कोई संख्या एक के अलावा कोई भी संख्या काटती है तो हमारी उदाहरण गलत है। मतलब इसको मैं लिख के समझाता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जहां ए और बी सहभाज्य संख्या, अर्थात अर्थात मतलब क्या है कि अर्थात ए व बी केवल केवल एक से कटेंगे, केवल एक से कटेंगे। अब इसको तुम्हें समझाने लिख दिया कि ए और बी जो है हमेशा एक से कटेंगे। अगर ए और बी किसी और संख्या से कट रही है तो मतलब कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है। अगर गलत रास्ता चुन लिया तो हमारा आंसर क्या है कि भैया हमने गलत चुना था, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। बात समझ आ गई। तो माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है, अतः रूट दो बराबर ए बटे बी, जहां ए व बी सहभाज्य संख्या अर्थात ए व बी केवल एक से कटेंगे। तो मासापा एक है, मैं मासापा लिखता हूं तुम कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने स्थिति लिखी एक से कटेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर हम क्या कहते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने, आज दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। बच्चा इन दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, अगर दोनों पक्षों वर्ग करोगे तो ये वर्ग क्या हो जाएगा, रूट दो का स्क्वायर बराबर ए बटे बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये स्क्वायर इसको काट देगा अंडर रूट को, यहाँ बचेगा 2 बराबर ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। पास हो जाए। अब कुछ मत करो,
इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, जो इसको इधर कर दोगे ये हो जाएगा 2b² बराबर a²। अब ये b² क्या होगा तुम्हारा, हो जाएगा a²। देखो a² बटे में 2। अब बटे में 2 होने का मतलब क्या है कि 2 a को काटता है, 2 a को काटता है। बात समझा क्या? यहां से इसका अर्थ है कि a² 2 से कटेगा। इसका मतलब क्या है कि a² 2 से कटेगा। देखो मैं जो बता रहा हूं, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे स्कूल के टीचर या तुम्हारे आसपास के जिस भी टीचर तुमने पढ़ा होगा उसके और मेरे विधि में कहीं भी मतभेद हो सकता है, पर दोनों का रास्ता एक ही है, दोनों की मंजिल एक है, प्रूफ करना है। और प्रूफ करने का तरीका सबका अलग अलग है। मैं अपने तरीके से प्रूफ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए तुम कल को कहो मैंने ऐसा नहीं बताया था। देखो मेरा तरीका अलग है, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा, तो अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। बात समझ आ गई? तो b² 2 से कटेगा। अगर b² 2 से कटेगा तो अब कुछ मत करो। अब a बराबर 2m लेने पर क्या लेते हैं, 2m लेने पर अगर तुमने a को मान 2m ले लिया, इसलिए ले रहे हैं ताकि देखो हम चाहे b² को भी काट सकते हैं। हम ये देखेंगे ये तो 2 से कट गया ना, सवाल क्या है, हमें a और b केवल 1 से कटना चाहिए। हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या a और b 2 से कटेंगे। यहाँ पर रूट जोड़ने से 2 से काटेंगे, रूट 3 तो यहाँ 3 मान लेते, रूट 3 3 करते, रूट 5 देखो रूट 2 वाले सवाल कोई भी है, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 एक ही रूट है, उसके नीचे 2 3 5 7 कुछ भी लिखा हो, विधि एक ही है, बस नंबर बदल गया, 2 का स्थान 3 3 का स्थान 5 5 का स्थान 7 हो गया, ऐसा कर दिया, पर विधि सेम रहेगी। तो अब ए बराबर 2m लेने पर अगर हम एक मान 2m लिखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 2b² बराबर क्या हो गया 4m²। 4m² है तो ये 2 से तुम्हारा 4 कटा 2 बार गया, तो तुम्हारे m² की वैल्यू कितनी हो गई, b²/2। b²/2 क्या कहता है, अगर भाई a²/2 कहता है कि a² 2 से कटेगा, तो b²/2 क्या कहता है, ये कहता है कि b² 2 से कटेगा, अर्थात b² 2 से कटेगा। आ गया ना, क्या बोले थे, अगर b² 2 से कटेगा, अच्छा यहां पर एक चीज a² 2 से कटेगा, अतः अतः a भी 2 से कटेगा, ये चीज तुम्हें भी याद रखना है। क्यों, अगर कोई संख्या जैसे मैंने क्या होता है, अगर p² ए 2 से कटता है या a को काटता है, p सॉरी गलती होगी, p a² काटेगा तो p मेरे लाल a को भी काटेगा, p a² काटता है तो p a को भी काटेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो अगर b² 2 से कटेगा तो मतलब b भी 2 से कटेगा, मतलब b भी 2 से कटेगा। किंतु 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 मतलब क्या है, किंतु हम जानते हैं कि ये देखो लिखा ना कि a व b, कि a व b केवल 1 से कटेगा, केवल 1 से कटेंगे कटेंगे 1 से कटेंगे। अतः हमारी यह अवधारणा गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या। हो गया आंसर। अतः किंतु हम जानते हैं कि a व b केवल 1 से कटेंगे, किंतु प्रश्न में a व b 2 से भी कट रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने √2 को परिमेय संख्या माना है। ठीक है, किंतु अच्छा हम जानते हैं a व b कटे 1 से कटेंगे, लेकिन प्रश्न में a व b 2 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं। अतः ऐसा इसलिए क्योंकि √2 को हमने परिमेय संख्या माना है। क्या माना है, परिमेय संख्या माना है, जो कि गलत है, जो कि गलत अवधारणा है या गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो √2 √3 √5 √7 तुम्हें आता है, तो फिर ये छोटे मोटे रूट है, इनको तो यार एक झटके में सॉल्व कर लोगे, एक झटके में। ठीक है, मेरे रंग रूप को 2 पल के लिए भूल जाना, जो समझा उसको समझना। ठीक है, तो मेरे लाल √2 एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें सब बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो √2 अगर तुम्हें सिद्ध होगा, ये तो एक झटके में खत्म हो जाए, एक झटके में ये सब एक झटके में खत्म हो जाएंगे। कहने की बातें हैं बस, अगर तुम्हें ये आता है ना तो ये तो एक झटके में, देखो मैं इसको तेज सॉल्व करूंगा, इतना तेजी से तुम सोच नहीं सकते। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अपनी अपनी हिसाब से व्यवस्था कर लेना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो इतना आसान है, कुछ कहने को नहीं, इतना बस कुछ लिखना ही नहीं है। एक आराम से, इतना जो लंबा चौड़ा हमने किया था वो भी नहीं करना है, आसानी सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ देखिए जी, 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या मानेंगे, माना कि 5√3, 5+√3 क्या एक परिमेय संख्या, ऐसे मान लो बस। माना कि ये तो लाइन तुम्हें लिखनी ही पड़ेगी हमेशा। माना कि 5+√3 एक परिमेय संख्या है मेरे लाल। तो 5√3 क्या एक परिमेय संख्या है। अगर 5+√3 एक परिमेय संख्या है तो 5+√3 क्या लिख सकते हो तुम, 5+√3 बराबर क्या लिख सकते हो, a/b। अगर तुमने a/b लिखा तो जहां a व b सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है मेरे लाल। a व b जो है सहभाज्य संख्या है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको इधर कर देंगे। तो √3 बराबर क्या होगा मेरे लाल, a/b -5 हो गया। a/b -5 हो गया, बस हो गया आंसर खत्म। अब इसका कुछ करना नहीं, देखो √3 बराबर हो गया a/b -5। इसका मतलब यह है कि a/b अर्थात, अतः यहां क्या लिखेंगे, a/b -5, a/b -5 एक परिमेय संख्या है। अब बोलोगे सर जी क्यों एक परिमेय संख्या है, तो मैं बताता हूं कि एक परिमेय संख्या है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम 2x में 3x को जोड़ सकते हो, हाँ 2 3 5x है ना, x यहां पर कॉमन हो जाएगा, तो 2x + 3x = 5x। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं 2x में 3y जोड़ के दिखाओ, तो आंसर तो इतना ही आएगा ना, 2x + 3y। नहीं जोड़ सकते भाई, क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जोड़ और घटाना समान चीजों में होता है, समान करेक्टर होने, समान गुण होने चाहिए। अगर उनमें कोई भिन्नता है, अलग अलग चीजें, तो आप उसको नहीं जोड़ सकते। मैं समझाता हूँ, जैसे मान लेते हैं एक टोकरी में, मैंने तुमसे कहा एक टोकरी में क्या नाम है 20 केले हैं, फिर उसी टोकरी दूसरे हिस्से में 10 केले हैं, तो मैंने तुमसे कहा कुल कितने केले हैं, तो तुम बोलोगे सर 30 केले हैं। लेकिन एक बात बताओ, मैं तुमसे कहता हूं 20 केले, अगर 20 केले हो और 10 सेब हो, तो मैंने कहा कुल कितने केले हैं मेरे लाल, तब भी इतने ही रहेंगे, ये 20 केले और 10 सेब, मतलब इसका आंसर इतना ही आएगा, 20 केले + 10 सेब। क्यों, क्योंकि सेब और केला कभी जोड़ा नहीं जा सकता, केला अलग चीज, सेब अलग चीज। बात समझ गई। तो कहने मतलब यह है कि तुमने a/b को परिमेय संख्या मानते हो, तो a/b में तुम 5 घटाओगे तो जाहिर सी बात है वो घटेगा, और घटेगा तो परिमेय संख्या होगी। कोई भी नंबर किसी नंबर तभी घटता है जो उसी फैमिली का होता है। अगर a/b एक सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या की परिमेय संख्या है। अगर a/b परिमेय संख्या है तो a/b में जो चीज जुड़ेगी या जो चीज घटेगी वो भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो a/b -5 परिमेय संख्या है, a/b -5 परिमेय संख्या। अगर a/b -5 एक परिमेय संख्या है तो मेरे लाल √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। a/b -5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। मतलब कि हम √3, हम इसको √3 को भी एक परिमेय संख्या मानेंगे, लेकिन अभी उससे लेकर के आए हैं कि √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, ये कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये है कि हमारी अवधारणा गलत है। किंतु किंतु हम जानते हैं, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने क्या माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √3 + 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो √3 + 5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस हो गया आंसर। 3 नंबर में है, 5 नंबर, 4 नंबर में है, इतना ही लिखकर आना, नंबर पूरे मिलेंगे। इसको और हल नहीं किया जा सकता। एक आध दो लाइन और बात मत पढ़ाना हो, जो तुम्हारी टीचर ने बताया वो कर लेना, बस बस इतना ही है ना यार, इससे कुछ नहीं कर सकते इसमें। बात समझेगी। चलो अगला क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11 एक भाज्य संख्या।
ये तुम्हें व्याख्या करना है, बात समझिए। तो इसको व्याख्या करने के हम ये सवाल तुमसे करके दिखाते हैं। ये जो 8वीं सवाल खुद से करो, सेम सवाल है, 5 प्लस रूट 3 है, यहाँ 2 प्लस रूट 3। देखो सवाल बदल रही है लेकिन पैटर्न सेम है दोनों का। तो ये दोनों सवाल खुद से करो, ये दोनों सवाल खुद से करना, ठीक है। अब हम इसको सिद्ध करते हैं सतवीं, छठी बात बताएंगे, सतवीं बताएंगे। पहले सिद्ध कीजिए कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम सतवीं सवाल करेंगे, छठी नहीं करेंगे, पहले सतवीं। और इसका स्क्रीनशॉट खुद से ले लेना, खुद से सॉल्व करो, लिख लो, नोट बनाकर लिख लो, कुछ भी करो, ये तुम्हारा काम है। और क्योंकि मेरे सामने तुम बैठे हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता, और मुझे तो पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है, तो खुद से करो, खुद से सीखो, समझो। सिद्ध कीजिए 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो वही बात, फिर पुरानी बात, क्या माना, माना कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर तुम 7 रूट 5 की परिमेय संख्या मानते हो तब ठीक है, अगर तुम्हें 7 रूट 5 की परिमेय संख्या माना है तो उसे a बटे b लिखा जा सकता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं इसको, अतः 7 रूट 5, अतः 7 रूट 5 बराबर a बटा b। और ये बात लिखना कहीं मत भूलना कि a b क्या है, जहां a व b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब क्या मेरे लाल, सह अभाज्य संख्या मतलब क्या मेरे लाल, सह अभाज्य संख्या मतलब है जिसका मासापा 1 हो, मतलब उसे 1 के सिवा कोई दुनिया का नंबर नहीं कर सकता, दुनिया कोई भी नंबर उसको नहीं कर सकता, सिर्फ 1 ही कर सकता है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 5 बराबर a बटे b, ये बेटा इधर आएगा तो गुणे में 1 बटे 7 हो गया। अगर a बटे b एक परिमेय संख्या बेटा तो 1 बटे 7 भी जो इसको गुणा होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। तो लिख सकते हैं हम कि a बटे b गुणे 1 बटे 7 एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है, एक परिमेय संख्या। अब कहोगे सर जी क्यों, फिर सही बात, देखो तुम गुणा करोगे तो फैमिली तुम्हारी सेम हो जाएगी। अगर कोई तुम्हारी फैमिली में आ रहा है तो उसकी फैमिली सेम होगी भाई। तो a बटे b एक परिमेय संख्या। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले ये लाइन लिख लो फिर ये लिख लो भाई। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो ये लाइन लिख लो ना, ऐसे लिख लो, a बटे b एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या, एक परिमेय संख्या है। देखो मैं तुम्हें रटा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। रटाना होता तो सीधे लिखते हुए चले जाते, तू रट लेते, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं भाई, मेरे दिमाग में जो है वो तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए। कोई सवाल देखकर मेरे को आइडिया लग रहा है कि सवाल ऐसे हल होनी चाहिए, इसका हल करने की विधि ये हो सकती है या ऐसा होता है, तो आपके पास भी वो चीज होनी चाहिए ना। अगर वो चीज आपके पास नहीं है तो तुम रटोगे, और रटोगे तो समझोगे कब, तो भाई पहले समझ लो और रट जाएगा। तो प्रैक्टिस करते करते, मैथ देखो यार, मैथ रटी नहीं जाती है। हाँ कुछ प्रमेय में रटे जाते हैं पर हर जगह मैथ नहीं रटने वाले सब्जेक्ट अलग होते हैं, मैथ रटने वाले सब्जेक्टों में नहीं है। तो बी ए बटे बी एक परिमेय संख्या है, अतः a बटे b गुणे 1 बटे 7 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी बेटा, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए मेरे लाल अगर पूरा परिमेय संख्या तो एक परिमेय संख्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे कभी कभी क्या होता है, बच्चे कहते हैं जी ये परिमेय संख्या है, ठीक है रे, इसको क्या मान रहे, अरे मेरे लाल मैंने कोई चीज बराबर करके लिखी है तो बराबर में कभी तभी लिखा जा सकता है जब दोनों चीज आपस में इक्वल हो। जैसे मैंने कहा कि ये राम है और ये श्याम है, और मैंने कहा दोनों बराबर है, दोनों की हाइट बराबर है, तो हाइट दोनों क्या अगर ये 6 फीट का होगा तो ये भी 6 फीट का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता 6 को ये 5 बराबर बोल सकते, नहीं बोल सकते। ये दोनों बराबर तभी होंगे जब राम और श्याम दोनों आपस में 6 फीट की होंगे, तो ये बराबर बोला जा रहा है। तो अगर तुम इसके बराबर बोल रहे हो तो मतलब ये जो चीज होगी वही ये भी होनी चाहिए, ये जो चीज है वो इसके इक्वल होनी चाहिए मेरे लाल, तभी जब तभी ये होगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। किंतु हम जानते हैं, फिर वही बात, किंतु हम जानते हैं क्या, फिर वही बात, किंतु हम जानते हैं, क्या जानते हो मेरे लाल, कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 एक अपरिमेय संख्या हमने प्रूफ करके देख लिया है हम। किंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, क्या संख्या, ये अपरिमेय परिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी
अवधारणा हमने जो सोचा, अवधारणा में विचार होता है, जो तुम सोचते हो उसे कहते हैं अवधारणा। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। रूट 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, प्रूफ हो गया। 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, बात समझ आएगी। तो 7 रूट 5 क्या, एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से तुम किसी भी प्रकार के परिमेय संख्या को प्रूव कर सकते हो। जितना तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, पूछे गए थे, मैंने तुम्हें सारे टफेस्ट सवाल मैंने करा दिए। अब एक सवाल ये कर लो, व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या तुम्हें दी गई है ये एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या करते क्या होता है? भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसको कोई संख्या काट सकती है। सभी संख्या नहीं, लेकिन कुछ संख्याएं काटें। ऐसा नहीं है कि कोई संख्या सभी संख्या, तो जैसे कि एक और स्वयं तो सबको काटते हैं, खुद को काटते हैं, लेकिन एक और भी नंबर होना चाहिए जिसको काट सके। प्रूफ करते हैं इसको भी। तो ये चीज मैं जो तुम्हें समझाया, ये तुम्हें समझ में आई नहीं समझ आई? अगर समझ में आई हो यार, बस वही बात है। मैं क्या, दुनिया का हर व्यक्ति बोलते हैं जो तो पॉपुलर है, बहुत बड़े पॉपुलर है, जिनके पास बहुत पैसा है, तो वो तुमसे वही बात बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ तो उससे वही बात बोल रहा हूँ। अरे यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सपोर्ट करो, समझ आएगा। हाँ, तो चलो अगली सवाल। क्या, ये एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, बस आसान करो। देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? छठी सवाल क्या लिखा है इसको ना, कब होता क्या, बच्चे इस चीज को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, इस सवाल को ठीक से पढ़े नहीं है। देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे करके यहाँ पर लिख दिया प्लस, और प्लस 2 गुणे 11 लिख दिया। मेरे लाल अगर नोटिस करोगे तो इसको मैं एक संख्या मान लेता हूँ और इसको दूसरी संख्या मान लेता हूँ। अगर उसको एक संख्या मानता हूँ उसको दूसरी संख्या मान लेता हूँ, तो एक चीज देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 11 है, और यहाँ भी 2 गुणे 11 है। तो अगर मैं 2 गुणे 11 कॉमन कर लूँ, 2 गुणे 11 कॉमन कर लूँ, तो तुम्हारे इस बड़े वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा? इसमें बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 3, ये बचेगा नहीं बचेगा? और यहाँ क्या बचेगा? इस वाले ब्रैकेट में बचेगा प्लस करके एक बचेगा, कितना बचेगा? अब जब तुम इसको गुणा करोगे, 11 दूना 22, अब ये तुम गुणा करके देख लेना, गुणे में 17 5 3 15, देखो 5 3 15, 17 तो 51, 51 हो गया, 17 51, और 5 के नंबर 5 5 25, 255 आएगा। 3 5 50 3 8 24 25, ठीक है, और प्लस एक आदमी, आइए बड़ा ब्रैकेट, राइट। तो 22 गुणे ये हो जाएगा 256 हो जाएगा। अब 22 गुणे 256, क्या तुम जानते हो 22 कटता है किसी से? हाँ, 2 से कटता है, 11 से कटता है। क्या तुम जानते हो 256 ही कटेगा? तो अगर कोई नंबर किसी से काट रहा है, इसका मतलब कि वो संख्या किसी से कट रही है, और किसी से कटे कोई संख्या तो वो भाज्य संख्या। अब इसको अगर तुम यहाँ तक नहीं समझ में आया, मान लो यहाँ तक तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, ये नहीं समझ आया, तो इसका गुणा करके देखो, गुणा करके देखो, चलो समझा रहा हूँ। तो अब 256 नहीं है बेटा, और ये 22 है, कर लिया, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 11, 2 दूना 4 1 5, फिर 2 छंग 12, 2 पंचे 10 10 11, 2 दूना 4 1 5, ये 2 है, 6 1 7 है, ये 5 1 6, ये 5 है। बताओ आंसर कितना आ गया? 5672। 5672 किसी न किसी तो कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा? क्या 5672 खुद से कटेगा अकेले? एक से उदाहरण नंबर कटता है, एक को गोली मारो। 5672 को क्या केवल एक अकेले काट सकते हैं? नहीं, 5672 को 2 भी काट सकता है। और ऐसे तुम कैलकुलेट करोगे कितने नंबर होंगे जिसको काटते हैं। इसका मतलब यह है कि जो नंबर तुमने लिखा वो एक भाज्य संख्या है, वो एक भाज्य संख्या, बस प्रूफ हो गया। क्योंकि 5672 2 से भी कटेगा एवं अन्य भी संख्या से कर सकता है, पहला एक भाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 5672 को 2 भी काटता है, लिख लो, साथ साथ देख लो 2 से कट रहा है, बाकी तुम चेक कर सकते हो और भी कटेगा, 2 भी काटता है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या हो गया, प्रूफ हो गया भाज्य संख्या। मैं तो वो चीज बता रहा हूं जो चीज तुम्हें रटनी नहीं पड़े, समझनी पड़े, जिसको तुम अच्छे से कर सकते हो सॉल्व, दिमाग को थोड़ा सा स्थिर रख करके। आठ खुद से करना है। 9वीं सवाल का अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। मैंने अभाज्य गुणनखंड मतलब यही होता है, इस प्रकार टेबल बना करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और 15 18 24 का एलसीएम याद करना है। तो ये 10 सवाल, सॉरी ये 3 सवाल, 1 2 3, ये 3 सवाल खुद से करो। कैसे करो? खुद से करो। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, बताओ कि इसके आंसर क्या होंगे, और इसका एचसीएफ ज्ञात करना, इसका एलसीएम ज्ञात करना, इसका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना, और ये तुम खुद से कर लेना प्रूफ, कि हाँ सब प्रूफ कर दिए।
नेक्स्ट वीडियो बुधवार को आएगी, बहुपद की आएगी। उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन, लेकिन जो भी क्वेश्चन लाऊंगा इतना सॉलिड लेकर आऊंगा। इनकी प्रैक्टिस करो, बार बार इनकी प्रैक्टिस करो जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता। एग्जाम देने जाओगे, तुम्हारे 70 नंबर में से मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है, जनरली मैं बहुत डर के बता रहा हूँ, दब बता रहा हूँ, 60+ नंबर इसी में से मेरे पढ़ाए हुए नोट्स में से आएंगे, जो मैंने क्वेश्चन पिक कराए होंगे उसमें से आएंगे। विश्वास नहीं होगा, जिस दिन तुम्हारे पास, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, पेपर लेकर आना और मेरे वीडियोस की शुरू में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऐसे टिक करके चेक करना कि बात सच है कि झूठ है। मेरा विश्वास करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू।